हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इथोपिया का गुलाम कैसे बनाया गया। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। न ताज न सिंहासन, इथोपिया का गुलाम कैसे बना दक्कन का बादशाह। हिल गई थी मुगल सल्तनत की जड़ें। इथोपिया के तौर पर पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला, जहां उन्होंने मलिक अंबर की कहानी सुनाई। जानते हैं कौन था? अफ्रीका में जन्मा हुआ शख्स जिसे गुलाम बनाकर बेचा गया, लेकिन भारत की धरती पर उसने अपनी अक्ल, रणनीति और हौसले से ऐसा इतिहास रचा कि मुगल सम्राट तक उसके खौफ खाने लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया के दौरे के दौरान उन्हें वहां के सर्वोच्च अवार्ड ग्रेड द ऑनर निशान से सम्मानित किया गया। अपने आधिकारिक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका से बोलते हुए दुनिया को याद दिलाया कि भारत और इथोपिया के संबंध लगभग 2000 साल पुराने हैं। 1941 में इथोपिया की आज़ादी के लिए भारतीय सैनिकों ने इथोपियाई लोगों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। इथोपियाई सांसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मलिक अंबर नाम के शख्स का जिक्र किया। पीएम ने कहा, भारत इथोपिया के सदियों पुराने इस रिश्ते में मलिक अंबर की अविश्वसनीय कहानी छिपी है। जानते हैं कौन था अफ्रीका में जन्मा हुआ शख्स जिसे गुलाम बनाकर बेचा गया, लेकिन भारत की धरती पर उसने अपनी अक्ल, रणनीति और हौसले से ऐसा इतिहास रचा कि मुगल सम्राट तक उससे खौफ खाने लगे। बिना ताज पहने, बिना बादशाह बने, वह दक्कन की सत्ता का असली सूत्रधार बन गया, जिसके इशारे पर कई राजा अपनी चाल चलते थे। उस महावीर की गुरिल्ला युद्ध रणनीति ने मुगलों को वर्षों तक रोके रखा और मराठों की शक्ति की नींव रखी। मलिक अंबर का जन्म 1548 के आसपास इथोपिया, जो उस समय अबिसिनिया हुआ करता था, में हुआ था। वह ओरोमा या अब विलुप्त माया जनजाति से जुड़े एक जातीय समूह से थे। डेक्कन हेरिटेज की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक अंबर की किशोरावस्था के दौरान इलाके में क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हो गया। इस लड़ाई में मलिक को पकड़ लिया गया और अरब व्यापारियों ने मलिक को 20 डोकट में के यमुना के व्यापारियों को बेच दिया। यमन से उन्हें बदगाग लाया गया और उन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। धीरे धीरे मलिक अपने कामों को बखूबी करने और समझने लगे। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उनके मालिक मीर कासिम अल बगदादी ने उनका नाम अंबर रखा था। कुछ समय बगदाद में रखने के बाद उन्हें एक बार फिर बेच दिया गया। 1560 के दशक के अंत या 1570 के दशक की शुरुआत में उन्हें भारत में गुलाम बनाए गए। एक पूर्व हसबी चंगेज खान ने खरीदा था। कई हाथों से बिकने के बाद वे दक्कन पहुंची, जहां उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता पहली बार सामने आई। कई रिसर्च से पता चलता है कि चंगेज खान अहमदनगर में निजाम शाही के रीजेंट मंत्री थे। वह पिछले 20 सालों से निजाम शाही के लिए वफादार थे। हालांकि उन्होंने भी इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन मलिक अंबर के विपरीत वह गुलाम नहीं थे। अमर एच अली अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इस अवधि के दौरान अंबर ने निजाम के दरबार में बढ़ती जिम्मेदारियां संभाली, जहां उन्होंने कूटनीति और सैन्य रणनीति और संगठन के बारे में देखा और सीखा। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के साथ अपना सैन्य करियर शुरू किया। उनसी वीरता के लिए मलिक दी गई। लगभग 1575 में मलिक की मृत्यु के बाद अंबर को मुक्त कर दिया गया, यानी अब स्वतंत्रता थी कि वह अपने निर्णय खुद ले सकेगा। उन पर किसी अन्य का आधिपत्य नहीं रहा। मलिक अंबर को जिस समय आज़ादी मिली थी, उस समय दक्कन में केवल 4 प्रमुख सल्तनत ही हुआ करती थी, जिसमें अहमदनगर, गोलकांडा, बीजापुर और मुगल सल्तनत। मुगल लगातार दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में सभी राज्यों की सेना की जरूरत होती थी। मलिक ने करीब 150 गुलामों की एक फौज तैयार की और पैसे लेकर युद्ध लड़ा था। कुछ वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर साल 1595 में मलिक अंबर को अहमदनगर में नई संभावना दिखाई दी। अहमदनगर सल्तनत की पतन के दौर में मलिक अंबर ने सत्ता संभाली। वे पेशवा बाजीर बने और नाबालिग निजाम शाह के नाम पर शासन चलाया। वास्तविक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया। कई विद्वानों का तर्क है कि इसके पीछे भी मलिक की सोची समझी साजिश थी।
क्योंकि खुद को सल्तनत घोषित करने पर प्रजा में विद्रोह हो सकता था। मलिक जिस वक्त अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुगल भी दक्कन में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। अकबर और जहांगीर के समय में मलिक की मुगलों से कई बार लड़ाई हुई। अंबर ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जिसके तहत दुश्मन पर रोज हमले, आपूर्ति लाइन पर चोट और पहाड़ी इलाकों का चतुराई से इस्तेमाल, यही रणनीति आगे चलकर मराठा युद्ध शैली की नींव बनी। उन्होंने शहाजी भोसले जैसे मराठा सरदारों को संगठित किया। अहमदनगर सल्तनत में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद मलिक ने छत्रपति शिवाजी के दादा मलूजी भोसले और उनके पिता शाहजी भोसले को जैसे मराठा सरदार के साथ गठबंधन किया। उन्होंने दिल्ली के आक्रमणियों के खिलाफ साझा अभियान चलाए और मुगलों को आगे बढ़ने से रोक दिया। सम्राट जहांगीर मलिक अंबर से इतना चिढ़ता था कि अपनी आत्मकथा में उनके खिलाफ तीखे शब्द लिखे। कहा जाता है कि जहांगीर ने मलिक अंबर की तस्वीर पर तीर चलाकर अपनी भड़ास निकाली थी। जहांगीर ने प्रसिद्ध रूप से अंबर के कटे हुए सिर पर तीर चलाते हुए खुद को चित्रित करने वाली एक पेंटिंग का कमीशन दिया था। हालांकि न्यूयॉर्क स्थित कला इतिहासकार रॉबर्ट स्केल्टन ने सुझाव दिया था कि यह अंबर की 1626 में मृत्यु के अवसर पर चित्रित किया गया था। 1626 में मलिक अंबर का निधन हुआ था। उनके बाद अहमदनगर की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हुई, लेकिन उनकी रणनीति मराठा मुगल संघर्ष की दशा और दक्कन की रणनीति पर उनकी छाप अमिट रही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।